हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद प्राची। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारा चल रहा है सीटेट का संपूर्ण पेडागोजी सीरीज, जिसको हम पीवाईक्यू से कवर कर रहे हैं। ठीक है। और आपका रिमाइंडर यहाँ पे ये है कि आपके सीटेट में अब सिर्फ 16 दिन रह गए हैं। और हमने जो ये 20 डेज में सीटेट संपूर्ण पेडागोजी सीरीज को स्टार्ट किया था, 20 डेज सीरीज, जिसका आज है डे 5। तो अगर आप में से कोई जो आज इस डे 5 में न्यू है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्रीवियस डे 1 टू डे 4 की भी वीडियोस देखो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एंड डे 5 में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 16 दिन हमारे पास है और 16 दिन में हमें संपूर्ण सीटेट सिलेबस को कवर करना है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम आज का डे 5 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल इंग्लिश हमने रखा था, संपूर्ण इंग्लिश का पेडागोजी, और आज हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी का पेडागोजी, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पेपर 1 वाले भी देखेंगे एंड पेपर 2 वाले भी देखेंगे। ठीक है गाइज, आ जाइए। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट सवाल रहता है आप लोगों का कि मैम ये जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, डायरेक्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से लिंक है, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। डे 1 से डे 4 का भी पीडीएफ वहां अपलोड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाओ जी। अब यहाँ पे सबसे पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, एजर्सन रीजन। ए एन आर से ही स्टार्ट हुआ है। चलिए, जिसमें ए है यानी कि कथन है कि भाषा संप्रेषण के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण है। ये बात तो एकदम करेक्ट है जी। कम्युनिकेशन के लिए हमें भाषा तो चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट और प्रभावशाली उपकरण बिल्कुल भाषा है, क्योंकि भाषा सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने और मानवीय विचारों को साझा करने में मदद करती है। और ये बात भी बिल्कुल सही है। और जैसा कि आपको पता है कि एएनआर की जो तीसरी प्रोसेस होती है कि व्याख्या करती है या नहीं, वो पता करने के लिए हम क्योंकि लगाते हैं। ये सब तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको एजर्सन एंड रीजन एएनआर वाले क्वेश्चन भारी लगते हैं तो आप एक बार मेरी एजर्सन एंड रीजन वाली डिटेल वीडियो जो चैनल पे अपलोड है, आप एक बार वो वीडियो देख लो। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है वहाँ, और किस तरह से आप करोगे जिससे आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं अटेम्प्ट करोगे, तो उसका तरीका मैंने बता दिया है, आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। तो ये आपका कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है। भाषा जो है वो मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूपों में सामाजिक संप्रेषण और मानवीय विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करती है। तो सी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए सेकंड नंबर पे। भारत में भाषाओं की संवैधानिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जब भी आप नहीं वाला क्वेश्चन देखो ना, हमेशा ये गड़बड़ हो जाता है। ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। वहां पे निगेटिव यानी एन लिख लो, जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि हमें निगेटिव ऑप्शन पे फोकस करना है, नहीं वाले ऑप्शन पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी एक सह राजकीय भाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिल्कुल करेक्ट है जी। इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बारे में हमने इंग्लिश वाले यानी कल के डे 4 वाले क्लास में बड़े डिटेल में चर्चा किया, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई सही। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये बात भी बिल्कुल ही सही है। संस्कृत एक आधुनिक भारतीय भाषा है, ये बात हो गया आपका गलत। हिंदी भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, ये बात हो गया सही। संस्कृत आधुनिक भाषा नहीं है, संस्कृत तो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है। यहाँ तक कि हर एक भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत सबसे भारत की सबसे
एंशियंट लैंग्वेज संस्कृत है, ना कि मॉडर्न है। तो आपका जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा है। तो आपका हो जाएगा ये सी नंबर आंसर। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विद्यालय आने से पहले बच्चे अपनी मातृभाषा के बारे में पर्याप्त संकेत देते हैं कि विद्यालय आने से पहले वो क्या अपनी मदर लैंग्वेज के बारे में, अच्छा मदर लैंग्वेज कह लो या L1 कह लो या होम लैंग्वेज कह लो, ये सारी एक ही चीजें हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अब पता चल चुका है। वे अपनी भाषा के नियमों से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं। तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ये बात क्वेश्चन की गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि भाषा के नियमों से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं होते हैं वो। वे अपनी भाषा की व्यवहारिक व्याकरण और संरचनात्मक व्यवस्था को सहज रूप से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे अपनी भाषा की व्यवहारिक व्याकरण और संरचनात्मक व्यवस्था को सहज रूप से जानते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन लैंग्वेज एक्वायर और LL लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हो भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्वायर्ड हो गया, लैंग्वेज एक्वायर्ड हो गया भाषा अर्जन। ठीक है, और लैंग्वेज लर्निंग हो गया भाषा अधिगम। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हर बार आता है, या तो भाषा अधिगम पे या तो भाषा अर्जन पे। आना ही आना है, 100% तय है, दो में से एक पे आएगा। ये क्या है ये नहीं है, हमने बहुत ही डिटेल में अपने 2018 से लेके 2026 तक की हमने जो PYQ सीरीज किया था उसमें हमने बड़े ही डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने PYQ नहीं देखा तो आप सारे, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से आप सारे PYQ एक बार देखो, क्योंकि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको क्वेश्चन के तरीकों का समझ भी बनता है। तो इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है, PYQ प्लेलिस्ट लिंक, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, PYQ प्लेलिस्ट की लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, PYQ प्लेलिस्ट लिंक है जिसमें आपको सारे PYQ वीडियोस मिल जाएंगे 18 से 26 तक की। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत भाषा और बोली के संबंध में भाषाई दृष्टि से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? भाषा और बोली भाषा और बोली के संबंध में भाषाई दृष्टि से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? चलिए देखते हैं। भाषा और बोली के मध्य कोई निश्चित व सुपरिभाषित भाषा विभाजन रेखा नहीं होती है। बोली का कभी भी अपना कोई शब्द भंडार नहीं होता, तो ये बात हो गया हमारा गलत। ठीक है, बोली का भी शब्द भंडार होता है। भाषा और बोली दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ये बात गलत है। कहीं ना कहीं भाषा और बोली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक भाषा के अंतर्गत केवल एक ही बोली बोली जा सकती है, ये आपसे किसने कह दिया कि एक भाषा के अंतर्गत सिर्फ एक बोली बोली जाती है? हिंदी भाषा को ही कई तरह से बोला जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा को ही कई तरह से बोला जाता है। जैसे बिहार में हम लोग कैसे बोलते हैं हिंदी? हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। लेकिन वहीं दिल्ली चली जाओ, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। तो फर्क है ना, बोल तो हिंदी ही रहे हैं हम भी, वहां के लोग भी, बट क्या होता है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो एक ही भाषा के अंदर बहुत तरह की बोली बोली जा सकती है। ठीक है, तो आपका ये बात भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए, और वही है हमारा सबसे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। बच्चे भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता यानी कि इनेट लैंग्वेज फैकल्टी के साथ जन्म लेते हैं। भाषा अर्जन के इस विचार का समर्थन किसने किया है? तो बताइए, भाषा अर्जन मतलब बच्चे जो हैं वो भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, ये बात कहने वाले कौन थे? ये बात कौन बोला था बताइए?
ये बात कहा था आपके नॉम चॉम्स्की अंकल ने, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की ने ये थ्योरी दिया था और इन्होंने एक कहा था कि बच्चों के अंदर एक एलईडी डिवाइस होती है, ठीक है, एलईडी डिवाइस होती है, राइट, ठीक है, एलईडी से भी क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान में रखिएगा, जिसको हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे जो हैं बहुत ही सहज रूप से भाषा अर्जित कर पाते हैं, किसके हेल्प से, एलईडी डिवाइस के हेल्प से, ठीक है, ऐसा कहने वाले नॉम चॉम्स्की थे। जैसे कि मैंने आपसे एक ट्रिक भी बताया था, याद रखिएगा, व्यवहार हिंदी में पता नहीं कल मैंने ये ट्रिक बताया था इंग्लिश में, देखिए व से व्यवहारवादी और ब से बीएफ स्किनर, ठीक है, एक ही सिमिलर वर्ड से लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, थोड़ा इंग्लिश में तो पूरे सिमिलर हो जाता है, बी से बिहेवियरिज्म और बी से बीएफ स्किनर, तो हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये व से ये ब से, तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। उसके बाद लेव वाइगोत्स्की के लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि सामाजिक जितनी चीजें हैं, सोशलिस्ट, सोशल, समाज, इन सब से जुड़ी हर चीज लेव वाइगोत्स्की ने ही दी है, ठीक है। प्रकृतिवादी, आप देखो प्रकृति में क्या आता है, आप खुद ही सोचो, नेचर, जब बात नेचुरल तरीके की होगी, एन से नेचर, एन से नॉम चॉम्स्की, एन से नेटिविज्म, नेटिविज्म, सहजतावादी, नेटिविज्म, एन से नेटिविज्म, एन से नॉम चॉम्स्की, तो ये सारे टर्म्स नॉम चॉम्स्की ने दिया है, ठीक है। और एक आपको बस याद रखना होगा, संज्ञानात्मक रचनावादी, ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अश्विन जन्म से उड़िया भाषा बोलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अश्विन का लैंग्वेज 1 क्या है, उड़िया, ठीक है। विद्यालय में उसने अंग्रेजी और हिंदी भी सीखा, यानी कि उसने लैंग्वेज 2 के तौर पर 2 लैंग्वेज को सीखा, इंग्लिश एंड हिंदी को। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे एन, ताकि हमें पता हो कि हमें निगेटिव सेंटेंस पे फोकस करना है, ठीक है। उसका अंग्रेजी सीखना भाषा अधिगम है, तो ये बात तो सही है, भाषा अधिगम और भाषा, हाँ देखो, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, ठीक है, ये 2 चीज जो है, कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको अच्छे से पता है, तो आपको पता है जो भाषा को सीखा जा रहा है वो है भाषा अधिगम, तो बिल्कुल सही बात है, उसने अंग्रेजी सीखा, लर्न किया इंग्लिश को, तो बिल्कुल सही बात है ये। उसका अंग्रेजी सीखना भाषा अर्जन है, गलत बात, भाषा अर्जन उसका उड़िया भाषा है, उसने सिर्फ उड़िया भाषा को अर्जन किया है, ठीक है, बाकी उसने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा को लर्न किया है, एक्वायर्ड नहीं किया है, तो आपका बी नंबर, हमें नेगेटिव ही तो चाहिए, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 12 से 18 माह की आयु के बच्चे अक्सर एक इकाई वाली ध्वनि निकालते हैं, ये बात हम जानती है, यानी कि 1 वर्ड सेंटेंस, 1 वर्ड स्टेज बोलते हैं, और दैनिक वस्तुओं के लिए एक ही शब्द या पदावली का प्रयोग करते हैं, मतलब अगर उसे पानी पीना है तो वो ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे प्यास लगा, नहीं, वो क्या बोलेगा, पानी। अगर उसे बाहर जाना है तो बोलेगा बाहर, पूरा लाइन वो नहीं बोलता, ठीक है। 12 से 18 महीना का बच्चा सिर्फ एक वर्ड बोलता है, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, इस अवस्था को कहते हैं 1 वर्ड स्टेज, जिसको आप होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी बोलते हो, एक शब्दीय वाक्य अवस्था, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कक्षा 1 की अध्यापिका ने दीवारों पर बच्चों के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं और चित्र बनाने की जगह दी है, अब इसको कहते हैं स्क्रिबलिंग, आड़ी तिरछी रेखाएं का मतलब है स्क्रिबलिंग, जब बच्चे को 1.5 साल की उम्र में स्कूल जाने से पहले भी देते हैं ना, घर में बच्चों को हम लोग देते हैं ना कि ये लो कॉपी, ये लो पेन, लिखो, तो बच्चा क्या करेगा, एबीसीडी लिखेगा, नहीं, वो क्या करता है, वो इस तरह से कुछ कुछ अजीब 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 कहता है, अपने ही भाषा में कुछ लिखता है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, स्क्रिबलिंग कर रहा है, तो बच्चों की यह गतिविधि क्या कहलाती है, ये जो बच्चों की गतिविधि है ये क्या कहलाती है,
देखिए इसको कहते हैं इमरजेंट लिटरेसी, आरंभिक साक्षरता। मतलब अभी स्कूल नहीं गया वो, जब स्कूल जाने से पहले की जो साक्षरता होती है ना उसको कहते हैं इमरजेंट लिटरेसी, आरंभिक साक्षरता। अब आप बताओ, हाथ और आंख का खराब तालमेल होता तो वो स्क्रिबलिंग करता नहीं करता, वही तो आपका उसमें चला गया, डिसेबिलिटीज में चला गया। व्यर्थ समय बिताना, कक्षा अनुशासनहीनता। रे कक्षा तभी बच्चा पहुंचा भी नहीं है, वो स्क्रिबल कर रहा है बैठ के, किरम काटे कर रहा है, तो कक्षा अनुशासनहीनता कैसे हो जाएगा आंसर? तो आपका ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के पूछे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंट लिटरेसी होता क्या है, आरंभिक साक्षरता क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब स्कूल जाने से पहले की जो साक्षरता होती है, जो बच्चे स्कूल जाने से पहले घर में लेता है, बस वही कहलाती है इमरजेंट लिटरेसी। उसमें बच्चा क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, बहुत तो ऐसे 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 कॉपी पे घसता रहता है, या फिर बोल बोल के, जैसे ABCD उसके मम्मी ने पढ़ा दिया कि बोलो बेटा ABCD, तो वो ABCD सीख लेता है बोलने के लिए। ठीक है, इतना ही। तो इसी को कहते हैं हम इमरजेंट लिटरेसी। हाँ, इमरजेंट लिटरेसी में उसका L1 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि L1 भी आएगा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ दे कि बच्चे ने जो सीखा है, लैंग्वेज एक्वायर्ड किया पहला लैंग्वेज, वो कौन सी लिटरेसी है, तो फिर वो इमरजेंट लिटरेसी हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल जाने से पहले अपने परिवार, अपने वातावरण से सीखा है उस चीज को, पहली लैंग्वेज को, मदर लैंग्वेज को, तो वो भी आपके इमरजेंट लिटरेसी के अंदर ही आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अरविंद सुनते और पढ़ते समय शब्दों को आसानी से पहचान लेता है, किंतु बोलते या लिखते समय उसका सक्रिय प्रयोग नहीं कर पाता। ये शब्द किस श्रेणी में आते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। देखिए इसको आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे निष्क्रिय व्याकरण, मुझे ये बताओ। कैसे डी नंबर, कैसे निष्क्रिय व्याकरण कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है निष्क्रिय व्याकरण होना। हाँ, वो अगर उसका व्याकरण खराब होता तो वो सुनते और पढ़ते समय शब्दों को पहचान नहीं पाता, वो पहचान नहीं पाता शब्दों को। आपको तो बोला है ना कि वो अरविंद सुनते और पढ़ते समय शब्दों को आसानी से पहचान लेता है, मतलब उसका व्याकरण अच्छा है, उसकी शब्दों पे पकड़ है। अपरिचित शब्दावली कैसे है? बिल्कुल नहीं है। उसके शब्दों पे पकड़ है, वो शब्दों से परिचित है, तब तो शब्दों को पहचान रहा है। जब वो सेंटेंस में बॉल सुन रहा है तो बॉल से वो समझ पा रहा है कि गेंद की बात हो रही है, तो वो अपरिचित शब्दावली तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम्म। सुनकर और पढ़कर समझने जाने वाला शब्द को कहते हैं रिसेप्टिव वोकेबलरी, हमेशा याद रखिएगा। और बोल के और लिख के प्रयुक्त शब्द उत्पादक शब्दावली होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इस दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रिसेप्टिव वोकेबलरी में और प्रोडक्टिव वोकेबलरी में आपको पता होना चाहिए अंतर। यहाँ पे तो मैंने आपको रिसेप्टिव वोकेबलरी, प्रोडक्टिव वोकेबलरी लिख दिया है, पर एग्जाम में क्या करोगे? वहां पे तो एक बार में एक ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में रहता है ना, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको दोनों भाषा में मिलेगी, बट हिंदी के क्वेश्चन तो वहां तुम्हें सिर्फ ऑप्शन हिंदी में मिलेगा, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझो। रिसेप्टिव वोकेबलरी, जब हम सुन के और पढ़ के किसी शब्द को पहचान जाते हैं तो वो होता है रिसेप्टिव वोकेबलरी। बट अगर यहाँ पे होता कि अरविंद सुनते समय और पढ़ते समय शब्दों को नहीं पहचान पाता है, लेकिन बोलते और लिखते समय उसका यूज कर लेता है, तो वो हमारा हो जाता प्रोडक्टिव वोकेबलरी। जस्ट इसका उल्टा, रिसेप्टिव वोकेबलरी का उल्टा होता है हमारा वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, रिसेप्टिव वोकेबलरी। उत्पादक शब्द संपदा जो है आपको समझ में आ गया, उसमें क्या होगा कि वो बोलते और लिखते समय शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है, लेकिन सुनते और पढ़ते समय उन शब्दों को पहचान नहीं पा रहा है। ये जो डिसेबिलिटीज है, मतलब डिसेबिलिटीज नहीं है ये, बट एक तरह का कह सकते हैं कि है तो कुछ डिसेबिलिटीज ही। तो इसका आंसर आपका हो जाता था प्रोडक्टिव वोकेबलरी। ठीक है जी, याद होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विद्यालय में आयोजित साक्षात्कार गतिविधि में एक विद्यार्थी भाषा वैज्ञानिक से उनके शौक और शोध पर प्रश्न पूछता है, ठीक, और उनके उत्तर ध्यान से सुनता है। इनमें से कौन से दो कौशल का वो यूज कर रहा है? बताइए। वेरी सिंपल,
वो प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर सुन रहा है, यानी कि बोल रहा है और सुन रहा है। श्रवण और वाचन कौशल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। श्रुति किसी कार्यक्रम की विशेष सूचना खोजने के लिए एक पत्रिका का विशिष्ट पृष्ठ पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? बहुत अच्छे से हमें पता है कि जब हम इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ते हैं, किसके लिए? सिर्फ एक वर्ड के लिए, एक वर्ड को ढूंढने के लिए जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं, बारीकी से पठन। ठीक है, यानी कि पूरा पढ़ के तुमने उससे एक वर्ड ढूंढा, वो है बारीकी से पठन, स्कैनिंग। ये तो हम सबको पता है। मौन पठन आप लोगों को पता ही है, साइलेंट होके जो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव पठन होता है आपको जो आप अपने आनंद के लिए पढ़ते हो, मतलब वो आपकी कोर्स की बुक नहीं होती है। इंटेंसिव होती है जो आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो। मतलब दो तरह का रीडिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। एक होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। जब इंटेंसिव रीडिंग हो गया कि आप नॉलेज के लिए, जैसे नॉलेज के लिए पढ़ते हो, लाइक स्कूल का बुक, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, नॉलेज चाहिए, उसके लिए पढ़ते हो। बट जब आप आनंद के लिए पढ़ते हो, लाइक कोई नॉवल, कोई बायोग्राफी एंड ऑल, तो वो हो जाते हैं, या फिर कोई स्टोरी बुक्स, ये सब हो जाता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। चलिए, स्कीमिंग आपका स्कैनिंग का उल्टा। जब आप जैसे कि एक क्या कहते हैं उसको, अर्थ समझने के लिए आपने सिंपल बस पढ़ा, तो वो आपका स्किमिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मौन पठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन मौन पठन के बारे में करेक्ट है? मौन पठन में शिक्षार्थी से बिना होंठ हिलाए शांत रहकर अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। एग्जैक्टली, चुप रहना है, हमें मुंह से कुछ नहीं बोलना है, मन ही मन पढ़ना है, दैट इज मौन पठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। पठन शिक्षण का वह उपागम है जो ध्वनि और वर्णों से आरंभ होकर शब्दों, वाक्यों और अंततः संपूर्ण पाठ की ओर बढ़ता है। यहाँ पे आपका इस ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहले ध्वनि की बात हो रही है, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर संपूर्ण पाठ। आप लोग आंसर समझ चुके हो। ऑफ कोर्स नीचे से ऊपर की ओर बात हो रही है, यानी ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच, ऊर्ध्वगामी। अब देखो क्या होगा। बॉटम अप अप्रोच तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो तुरंत आंसर आप लोगों को पता चल गया, यस इट्स बॉटम अप अप्रोच। बट वहीं एग्जाम में क्या करेगा पता है? हिंदी वाले में बॉटम अप अप्रोच नहीं देगा, ऊर्ध्वगामी लिख देगा। फंस गई वहीं पे आप लोगों की नैया कि भाई ये क्या है, कहीं पे हम बॉटम अप तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हिंदी, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे जोर डालो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कर लिया उसका हिंदी नहीं करा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊर्ध्वगामी होता है बॉटम अप का हिंदी, ठीक है, और टॉप डाउन का होता है शीर्ष पद उपागम, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों और समग्र पाठ के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? चलिए, तो क्या कहेंगे उस, आपको याद है आप कल मैंने एक इंग्लिश का सेम क्वेश्चन कराया है, आप लोगों को ध्यान में होगा, जिसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात की थी, याद है? जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट के समझने की बात की गई थी। तो जब जहाँ पे मैंने कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट था, जहाँ पे मैंने कहा था कि अगर कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स दैट इज होल लैंग्वेज अप्रोच। तो बस वही बात यहाँ है, यहाँ पे भी तो कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट यानी कि समग्र पाठ की बात की जा रही है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? समग्र भाषा उपागम आंसर। बस वही सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश का वो सेम क्वेश्चन है जो आपको मैंने हिंदी में यहाँ पे डाल दिया। इंग्लिश में आप लोगों को पता था, हिंदी में आप लोग फंस गए। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, और हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी विद्यालय उपाय क्या है?
प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने का सबसे ठीक है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने को कठोर गृह कार्य देना, गलत बात। ये तो निगेटिव है ना, कठोर गृह कार्य तो निगेटिव वर्ड है, ये तो आप लोग झट से एलिमिनेट कर दोगे, फट से एकदम हटा दोगे, उड़ा दोगे इसको। प्रत्येक विद्यार्थी को घर में निजी पुस्तकालय बनाने का आदेश देना, मुझे ये बताओ कहाँ की लॉजिक है ये कि हर बच्चा घर में पुस्तकालय लाइब्रेरी खोलेगा? क्या ये लॉजिक वाली बातें हैं? नहीं है तो उड़ा दो ऑप्शन को, बाय बाय टाटा कर दो। कक्षा कक्ष में पुस्तक कोना स्थापित करना, बाल साहित्य को केवल परीक्षा के बाद विस्तृत करना, ये भी हो गया आपका गलत। एक ही ऑप्शन बचता है सी नंबर, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा कक्ष में पुस्तक को ना स्थापित करना, जहां बच्चा बिना किसी शोरगुल के आराम से रीडिंग दे सके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न 16 पे। लेखन की प्रक्रिया उपागम के अनुसार किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना आरंभ करने से पहले शिक्षार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? लेखन की प्रक्रिया उपागम के अनुसार किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने से पहले सबसे पहले, आपको याद है कल मैंने एक प्रोसेस बताया था, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग का एक प्रोसेस बताया था, याद है? कुछ कुछ याद आ रहा होगा जिन्होंने देखा है। उस प्रोसेस में याद है सबसे पहला वर्ड कौन सा था? उसमें सबसे पहला वर्ड था ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि मंथन करना। किसी भी टॉपिक पे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, मंथन करोगे, फिर उसको लिखना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला जो आरंभ करने का प्रोसेस है वो है विचार मंथन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को जलवायु परिवर्तन विषय पर पक्ष और विपक्ष में तर्क जुटाकर विश्लेषणात्मक निबंध लिखने को कहा गया। यह किस प्रकार का लेखन है? अब एक बात बताओ, काल्पनिक कैसे हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन विषय पर लिखना है, क्या ये काल्पनिक कहानी या काल्पनिक लेखन हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्णनात्मक लेखन कैसे हो जाएगा? और मुक्त लेखन, फ्री राइटिंग की तो कोई बात ही नहीं है। आपका आंसर होगा तर्कमूलक लेखन, क्योंकि आपको उसमें, आप सिंपल समझो ना, लॉजिक लगा के लिखना होगा। जलवायु परिवर्तन आपका लॉजिक लगेगा, तो वहां पे वो हो जाएगा तर्कमूलक लेखन, ठीक है? जिसको इंग्लिश में परसुएसिव राइटिंग होगा, याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन जिसका आंसर हमने परसुएसिव राइटिंग लगाया था कल के क्लास में। इंग्लिश हिंदी में यही होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट हर, इंग्लिश हिंदी नहीं, आपने इंग्लिश हिंदी रखा है इसलिए, जिन्होंने दूसरे भी लैंग्वेज रखे हैं लाइक संस्कृत, मैथिली, उर्दू, जो भी रखा है जिन्होंने, सेम कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है, बस अपनी अपनी भाषा में क्वेश्चन वही आएगा, अपनी अपनी भाषा में आएगा, ठीक है? आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। अध्यापिका द्वारा सुनाई गई कहानी के आधार पर बच्चे फ्लैश कार्ड को सही घटनाक्रम में व्यवस्थित करते हैं। अध्यापिका मुख्य रूप से किस कौशल का आकलन कर रही हैं? बताइए जी। देखिए, अध्यापिका कहानी सुना रही है और फिर बच्चे को क्या करना है? उसी सही घटनाक्रम में फ्लैश कार्ड को लगाना है। यहाँ पे बच्चे के श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, वो ध्यान से सुनेगा। एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूंगी कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ, अब कहानी के जो भी वर्ड, जितने भी वर्ड आएंगे जो पॉज से शुरू होंगे, ठीक है, मान लो पॉज से शुरू होंगे, तो वो तुम्हें नोट डाउन करते जाना है। तो तुम क्या करोगे? तुम ध्यान से सुनोगे कि मैम क्या बोल रही हैं, और फिर ही तो पता कर पाओगे ना कि किस वर्ड में पॉ आ रहा है, फिर हम उस वर्ड को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या विकसित होगा? श्रवण कौशल, तुम्हारी सुनने की जो कौशल है वो विकसित होगी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी नोम चॉम्स्की के भाषा अर्जन सिद्धांत के सकारात्मक व चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है? देखिए, आपको सिंपली बता दिया गया है कि नोम चॉम्स्की के भाषा अर्जन सिद्धांत के सकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव पहलू पर, चैलेंजिंग पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। यानी कि क्लास में क्या चल रहा है? डिस्कशन चल रहा है। अब एक बात बताओ, डिस्कशन चलेगा तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्कशन होगा तो वहां पे एनालिसिस होगा।
निष्क्रिय श्रवण तो नहीं हो रहा क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, तो निष्क्रिय श्रवण की तो कोई बात ही नहीं है। आनंददायी कोई भी श्रवण नहीं हो रहा, वहां पे कोई भी सिंड्रेला या फिर किसी भी चीज की कहानी तो सुनाई नहीं जा रही कि आनंददायी होगा, कभी भी नहीं होगा। और तदानुभूतिक श्रवण की भी कोई यहाँ पे बात नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, विश्लेषणात्मक श्रवण, क्योंकि जहां पे डिस्कशन हो रहा है वहां पे एनालिसिस तो होना ही है। सीधा समझिए ना आप बात को, जहां डिस्कशन हो रहा है वहां एनालिसिस तो होगा ही, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक श्रवण। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त एवं बाल केंद्रित विधि कौन सी है? कहानी सुनाना और उस बच्ची को स्वतंत्र प्रतिक्रिया जानना तथा रोल प्ले करना। ये सबसे, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मैंने आपको मूल मंत्र दिया है सीटेट को पास करने का, वो मूल मंत्र क्या है? एक्टिव, बेस्ट। पहले देखो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है? कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइज अगर आपने इन दो बातों को ध्यान में रखा, बेस्ट एंड एक्टिव। चारों ऑप्शन को पढ़ो, चेक करो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। कैसे अब बेस्ट का पता करना है? एलिमिनेट करके, एलिमिनेट करते जाओ, बेस्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है? जो आंसर बेस्ट लगा वही आंसर लगाना, कभी गलत नहीं होगा। फिर भी मान लो अब समझ नहीं आ रहा, सारी बेस्ट ही लग रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर देखो कि किस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। जहां बच्चा एक्टिव है वो आंसर कभी, वो ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो ऑप्शन नेवर रॉन्ग है भाई, आप बिल्कुल लगा दो उस ऑप्शन को जहां बच्चा एक्टिव है। तो बस दो बातें आपको ध्यान में रखना है, बेस्ट एंड एक्टिव, और यही है सीटेट को पास करने का मूल मंत्र। कर लोगे, इजिली कर लोगे, बस इन दो बातों को ध्यान में रखना। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 पे आते हैं। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, जिसको आप कैल्प बोलते हो, और बिक्स, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जो कि है बिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। जिम कमिंग्स द्वारा प्रतिपादित बिक्स और कैल्प के संबंध में क्या सत्य है? बिक्स और कैल्प से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है? क्योंकि फरवरी में बिक्स और कैल्प से नहीं पूछा है इस बार, तो हो सकता है आपको इस बार ये पूछ दे, बिक्स और कैल्प, ठीक है? ध्यान देके, ध्यान रख के जाइएगा इसको। देखिए बिक्स क्या होता है? बिक्स दैनिक अनौपचारिक सामाजिक बातचीत है, जो कि 2 से 3 वर्ष में ही विकसित हो जाता है। लेकिन उसका उल्टा कैल्प एक अमूर्त अकादमिक और विषयगत भाषा दक्षता है, जो कि 5 से 7 वर्ष में विकसित होता है, ठीक है? तो जो कि, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिक्स दैनिक जीवन की अनौपचारिक बोलचाल की भाषा है, जबकि कैल्प विद्यालय विषयों के अकादमिक चिंतन की औपचारिक भाषा है। तो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बिक्स और कैल्प दोनों एक ही कौशल के पर्यायवाची हैं, ऐसा कहना कहीं से सही नहीं है। बिक्स केवल उच्च कक्षाओं में सीखी जाती है। किसने बोला भाई? बिक्स तुमको क्या कहते हैं, 2 से 3 वर्ष में ही आ जाती है, ठीक है? याद रखिएगा। कैल्प का उपयोग केवल घर पर किया जाता है। कैल्प तो बच्चा सीखता ही स्कूल में है, तो उपयोग कैसे सिर्फ घर पे हो जाएगा बताओ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। जब कोई शिक्षार्थी बोलते या पढ़ते समय विशेष ध्वनि का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? ठीक है, देखिए विशेष ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन वीक है, तो ऑफ कोर्स ये उच्चारण संबंधी त्रुटि होगा। स्पेलिंग एरर कैसे होगा? प्रोनाउंसिएशन वीक है। व्याकरण संरचना, प्रोनाउंसिएशन कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि उसका व्याकरण खराब है, ठीक है? वोकैबुलरी उसका बहुत अच्छा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फोनोलॉजिकल एरर होगा, प्रोनाउंसिएशन एरर होगा, जिसको हिंदी में आप उच्चारण संबंधी त्रुटि बोलते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पठन गतिविधि में जब विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न टुकड़ों को सुनते या पढ़ते हैं और पहेली नुमा कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। ये मुझे लगता है आज की वीडियो का बेस्ट क्वेश्चन है, और ये सबका गलत होने वाला है।
मतलब सबका नहीं बोल सकते, 95% का गलत होने वाला है। बेस्ट क्वेश्चन है आज का ये। इसका जवाब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में दो, जल्दी कमेंट में दो गाइस इसका आंसर। देखते हैं मेरी बात सही होती है ना। 95% का गलत होगा ये। जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। पठन गतिविधि में जब विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न टुकड़ों को सुनते या पढ़ते हैं तो पहेलीनुमा कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। जी नहीं, प्रवाह श्रुतलेख नहीं होगा, गलत है। मूक अभिनय और यांत्रिक नकल आप लोग नहीं दे रहे हो तो ठीक है, बट प्रवाह श्रुतलेख जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। आंसर होगा ए, जिगसॉ श्रुतलेख। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिगसॉ श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा में कुछ विद्यार्थी किसी दिए गए विषय पर वाक्य बोलते हैं और शेष विद्यार्थी उन्हें सुनकर पूर्व निर्धारित पैमानों पर उनकी प्रस्तुति का आकलन करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये है पीयर असेसमेंट। आपका असेसमेंट अगर आपके सहपाठी द्वारा हो रहा है तो वो है पीयर असेसमेंट, सहपाठी आकलन। क्वेश्चन नंबर 25। सुधा अपनी अंग्रेजी कक्षा में कठिन शब्दों और व्याकरण की व्याख्या करने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करती है और अनुवाद करवाती है। सुधा किस विधि का प्रयोग कर रही है? सिंपल सी बात है, सुधा कठिन शब्दों और व्याकरण की व्याख्या करने के लिए बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए और अनुवाद करने के लिए बोलती है। आपको मैंने कल के क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब हम L2 को सीखने के लिए L1 को बेस बनाते हैं, ठीक है, L2 को सीखने के लिए L1 को बेस बनाते हैं, यानी L1 के हेल्प से हम L2 को सीखते हैं, L1 के को अनुवाद करके हम L2 को सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो वो होता है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बताया था ना कल, बस वही है ना, ए नंबर, व्याकरण अनुवाद विधि। डायरेक्ट मेथड की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गलत करके आओगे ऐसे में एग्जाम में, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल नहीं होगा। संरचनात्मक विधि और प्राकृतिक विधि भी नहीं होगा, ये है व्याकरण अनुवाद विधि। ए नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ की गहरी समझ बनाने की अपेक्षा वाक्यों के निर्धारित प्रतिरूपों और ढांचों के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है? बताइए, मतलब भाषा के अर्थ की गहरी समझ बनाना नहीं है, बल्कि वाक्यों के जो है और ढांचों के अभ्यास पर अधिक बल देना, यानी पैटर्न और स्ट्रक्चर पे अधिक बल देना है। तो सीधा बात है ना, अगर हम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न पे बल दे रहे हैं तो वो वहां पे हमारा संरचनात्मक उपागम होगा। संप्रेषणात्मक की बात हो नहीं रही है, समग्र भाषा की बात तो कहीं नहीं हो रही है, रचनावादी की भी नहीं हो रही है, संरचनात्मक उपागम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी व मानक पाठ्यपुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? तो ये हमसे पूछा है निगेटिव, निगेटिव ऑप्शन हमें देखना है। बाल सुलभ सहज और उपयुक्त भाषा, ये तो है, ऐसी तो बुक होनी चाहिए बिल्कुल। रोचक एवं प्रमाणिक विषय वस्तु होनी चाहिए, उचित एवं स्पष्ट व शैली होनी चाहिए, केवल आकर्षण मुद्रण और महंगी जिल्द चढ़ाना गलत बात है। तो आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे तो गलत पूछा है, निगेटिव पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में रंग बिरंगे चित्रों का समावेश करना मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? बच्चे चित्र के माध्यम से पाठ सामग्री के विचारों, घटनाओं और अर्थ का सहज अनुमान लगाते हैं। चित्र केवल पुस्तक की पृष्ठ संख्या बढ़ाने के लिए होती है? नहीं, चित्र से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होगा? चित्रों का पठन विकास से कोई संबंध नहीं होता। तो आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पे बढ़ते हैं। शिक्षक श्यामपट पर मुख्य शब्द लिखकर बच्चों को उसे जुड़े उपशब्दों और संकल्पनाओं को व्यवस्थित करने को कहता है। यह जो तकनीक है जो शिक्षक यूज कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिमेंटिक मैपिंग। ठीक है, सिमेंटिक मैपिंग यानी कि शब्द मानचित्रण। रटन स्मरण तो कोई बात ही नहीं है। श्रुतलेख अभ्यास ये नहीं है, क्योंकि श्रुतलेख में हम सुन के लिखते हैं। श्रुतलेख, उसका नाम ही है श्रुतलेख, सुन के लिखना, ना कि बोर्ड पे देख के लिखना। और व्याकरण नियम रटने जैसी भी कोई बात नहीं है। तो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा गद्य रचना को पद में और पद को गद्य में सफलतापूर्वक रूपांतरण कर देना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाषा की विविध संरचनाओं और भाव अभिव्यक्ति पर उसका सुदृढ़ अधिकार है। बिल्कुल करेक्ट, आपका ए नंबर ही सही होगा। चलिए और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। यह एक व्यर्थ अभ्यास है, ये तो गलत हो गया। उसे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है, ये भी गलत। और रटकर, ये तो वैसे ही गलत है। तो ए नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्विक की पहली भाषा भोजपुरी थी। चलिए, L1 इस अद्विक की क्या थी? भोजपुरी थी। तमिल जाने के बाद उसने भोजपुरी बोलना पूरी तरह बंद कर दिया और अब केवल इंग्लिश बोलता है। याद होगा, ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही करवाया है इंग्लिश में, सेम क्वेश्चन आंसर, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। ध्यान है, याद है? जिन्होंने देखा है उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले आप इंग्लिश वाली वीडियो को देखो, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लो। कल वाली क्लास को भी, उससे भी क्वेश्चन बनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन बनेगा। और हमारी जो ये 20 डेज सीरीज है ना, इससे कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये मैं एग्जाम के बाद आपको प्रूफ दूंगी। आफ्टर एग्जाम सबूत दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मैंने जो वीडियो में क्वेश्चन बताया वो किस हद तक एग्जाम में आया, ये मैं आपको एग्जाम के बाद दिखाऊंगी। क्वेश्चन तो आने दो, ठीक है? तो जाके कल वाली क्लास देखो, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म एंड एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म को मैंने डिटेल में कराया है। चलिए, फिर भी एक बार हल्के में समझा देती हूँ जल्दी में। देखिए, सबसे पहली बात, अद्विक की पहली भाषा भोजपुरी थी। ठीक है, जब वो तमिल गया तो वो L2 सीखा जो था इंग्लिश। अब वह, लेकिन वो इंग्लिश तो बोला पर भोजपुरी बोलना पूरी तरह बंद कर दिया। देखिए, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म तब होता जब वो भोजपुरी और इंग्लिश दोनों बोलता। तो मतलब क्या हुआ, भोजपुरी में इंग्लिश ऐड हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, भोजपुरी तो कट गया ना, सब्सट्रैक्ट हो गया, हट गया, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है वो, इसीलिए ये हो गया आपका सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षिका कक्षा को समूह में बांटकर विद्यालय, सड़क, भूमि, आकाश जैसी थीमों से जुड़े शब्द ढूंढने को और साझा करने को कहती है। यह शब्दावली शिक्षण की कौन सी विधि है? तो ये आपको पता ही है, ये तो थीम आधारित शब्दावली शिक्षण है। शब्द से अनुवाद विधि, ड्रिल विधि, सूत्र विधि कुछ भी नहीं है, थीम आधारित शब्दावली शिक्षण है। थीमेटिक वोकैबुलरी टीचिंग क्या है, कल की वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 33, कथन कह रहा है कि भाषा समूची पाठचर्या के केंद्र में अवस्थित होती है, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द, जिसको आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, क्योंकि सभी विषय भाषा के माध्यम से ही सीखी और समझी जाती है, अतः प्रत्येक विषय का शिक्षण एक प्रकार के भाषा शिक्षण से होता है। तो बिल्कुल सही है ना जी, दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है और यहाँ तक की सही व्याख्या भी कर रही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों को ग्राहक, मकान मालिक, दुकानदार और क्रियादार की भूमिकाएं देकर रोल प्ले करवाया जाता है। तो ये जो गतिविधि है ये किसमें सबसे ज्यादा सहायक है? ये किसमें सबसे ज्यादा सहायक है? वास्तविक जीवन की सामाजिक परिस्थिति का संप्रेषणात्मक भाषा विकास में। एकदम करेक्ट है जी, आपका एक नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक नंबर के साथ आगे बढ़ोगे। चलिए 35 पे आते हैं। यह विचार की भाषा बच्चे के समग्र संज्ञानात्मक विकास का केवल एक अंग है और विचार भाषा से पहले आता है, ये किन्होंने बोला है? सिंपल बात है, विचार जो है वो भाषा से पहले आता है। जिन्होंने मेरा PYQ वाला क्लास देखा है उनको मैंने बड़े ही डिटेल में ये बात समझाई है। ठीक है, याद है ट्रिक? याद है कि नहीं को? मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। जिनको जिनको ट्रिक याद है मुझे कमेंट में बताओ। इस क्वेश्चन को याद करने की जो मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक कमेंट करो। ठीक है, ट्रिक कमेंट करो। चलिए आपका आंसर हो जाएगा जीन प्याजे। प्याज काट रहा था, याद है? ऐसा कुछ ट्रिक बताया था मैंने। तो क्या हुआ, जिससे ये साबित हो गया कि विचार भाषा से पहले आता है। याद करो और ट्रिक जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। स्टीफन क्रेशन के अनुसार जब विद्यार्थी को उसके वर्तमान भाषाई स्तर से एक चरण ऊपर यानी कि I+1 की पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोधगम्य निवेश कहते हैं।
ठीक है। I+1 को बोधगम्य निवेश कहते हैं। देखिए स्टीफन क्रिशन के अनुसार भाषा अर्जन तभी घटित होता है जब शिक्षार्थी को उसके स्तर में थोड़ा उच्च समझाने में आने लगे। ठीक है, तो इसीलिए I+1 का कॉन्सेप्ट स्टीफन क्रिशन ने दिया था, जिसको हिंदी में बोधगम्य निवेश कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। स्वनिम जागरूकता यानी कि फोनिम अवेयरनेस का संबंध किससे है? स्वनिम जागरूकता का संबंध किससे है? स्वनिम जागरूकता, देखिए मौखिक भाषा में अलग अलग ध्वनि को सुनने, पहचानने और शब्दों में जोड़ने तोड़ने की क्षमता को हम लोग कहते हैं स्वनिम जो जागरूकता। तो उस हिसाब से आपका जो ए नंबर है, यानी कि बोले जाने वाली ध्वनियों को पहचान कर पृथक्करण और उसमें हेरफेर करने की क्षमता है। क्या चीज? फोनेमिक अवेयरनेस। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। भाषा शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं की टीएलएम के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? देखिए जब आप वास्तविक वस्तुओं को यूज करते हो तो उसको कहते हैं रियलिया। ठीक है, रियलिया, जिसको आप प्रमाणिक सामग्री बोलते हो। तो आपका ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वह भाषा विकार जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण व्यक्ति विचारों को भाषा के माध्यम से समझने और मौखिक रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्पेजिया। ठीक है, डिस्पेजिया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में भाषा के संबंध में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? और इस क्वेश्चन को का आंसर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली डेज मिस ना हो जाए। रियली गाइज, हर एक वीडियो हर एक डेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट में अगर स्कोर करना है तो आपको सारे डेज के वीडियो देखने होंगे। एक भी वीडियो छोड़ने पे आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को मिस मत कीजिए। 20 डेज की तो बात है, अरे अब तो 20 डेज भी नहीं, आज से तो 16 दिन ही रह गए। सिर्फ 16 दिन की बात है कि आप लोग 16 दिन भी कॉपरेट नहीं कर सकते हो, 16 दिन नहीं पढ़ सकते हो डेली। कितने मुश्किल से 1 घंटे की भी मेरी वीडियोस नहीं होती है कि आप लोग 1 घंटा नहीं दे पाओगे 16 दिन तक, तो कैसे स्कोर करोगे सीटेट में बताओ। तो इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को मिस मत करो। चलो अब इसका आंसर बताती हूँ। कक्षा 5 या 8 तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य केवल अंग्रेजी होना चाहिए, ये बात गलत है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि 5 या 8 तक कक्षा का जो माध्यम है वो केवल अंग्रेजी होना चाहिए। तो आपका जो गलत है वही तो सही होगा, आपसे तो नेगेटिव ही पूछ रहा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, डे 5 का वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी को देख लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे डे 6 में यानी कि कल। तो तब तक आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, आज मैं बोलूंगी कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। एक भी वीडियोस मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप वॉचिंग माय वीडियोस।